मैं हाँ, मैं लॉग आउट तो नहीं हूँ ना? नहीं नहीं हाँ, मैंने आपको देखा था। अच्छा, यस। तो ये सेशन डिजिटल रिसोर्सेज फॉर टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट, आगे के जो सेशंस आने वाले दिनों में आप सुनेंगे उनकी आधारशिला है एक तरीके से। क्योंकि यहाँ आप उनका आउटकम देखेंगे कि एक वीडियो कैसा होता है, एक एनिमेशन कैसा है, एक सिमुलेशन कैसा होता है, एक इंटरैक्टिव कंटेंट कैसा होता है। ये आपके लिए केवल सुनने वाला सेशन, ये वर्बोस नहीं है ज्यादा, इसको हमने रखा है कि ज्यादा से ज्यादा डिजिटल रिसोर्सेज विभिन्न प्रकार के आप लोगों को हम दिखा पाए। तो वो रिसोर्सेज देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आप आने वाले सत्रों में क्या सीखने जा रहे हैं। इंटरैक्टिव कंटेंट अगर है तो इंटरैक्टिव कंटेंट ऐसा दिखता है, और आप एक टूल के माध्यम से ऐसा बना सकते हैं। एनिमेशन की बात कर रहे हैं तो एक एनिमेशन कैसा दिख सकता है, और वो हम कैसे बना सकते हैं किस टूल से। तो हम ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस इस सेशन में देखेंगे। तो और पहले देखते हैं कि डिजिटल रिसोर्सेज हम कहते किसे हैं। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें, मेरा वो प्रेजेंटेशन के साथ वाला व्यू कर दो इसमें साइड, मुझे तुम्हारा दिख रहा है इसमें। तो ये है व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय डिजिटल रिसोर्सेज। डिजिटल रिसोर्सेज हैं क्या? कोई भी ई टेक्स्ट है, जैसे कि इसमें ई टेक्स्ट भी है, या कोई आपका वर्ड फाइल होती है। वर्ड फाइल क्या होता है? वो ई टेक्स्ट होता है। ई टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, वॉइस नरेशन, म्यूजिक, इमेजेस, ग्राफिक्स, ये सारे तरीके के जो रिसोर्सेज होते हैं वो सिंगली और इन कॉम्बिनेशन अगर हम इनको देखते हैं तो ये डिजिटल रिसोर्सेज कहलाते हैं। इनके अलावा भी और वैरायटी है, जैसे ए आर कॉन्टेंट है, वी आर कॉन्टेंट है। वो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम डिसेमिनेट करते हैं वो डिजिटल कंटेंट होते हैं। अब ये हम यहाँ देखेंगे हाउ टू इंटीग्रेट आईसीटी इन टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट, कि टेक्नोलॉजी को हम कैसे टीचिंग, लर्निंग, असेसमेंट में इंटीग्रेट करते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली हम क्या करने जा रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, या जो हम सीख रहे हैं उसका प्रयोग कहाँ करेंगे? टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट के लिए करेंगे। तो ये एक मॉडल है कि हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं रिसोर्सेज को टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट के लिए, या टेक्नोलॉजी को टीचिंग, लर्निंग, असेसमेंट के लिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये मॉडल है जिसे हम कहते हैं टिपैक मॉडल, TPACK मॉडल, जिसमें टेक्नोलॉजिकल, पेडागोजिकल और कंटेंट नॉलेज, इन सब की हमें आवश्यकता है। अगर पिंक बॉक्स में हम देखें, TK है लिखा हुआ, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। टेक्नोलॉजिकल नॉलेज अगर किसी टीचर को है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी का हमें नॉलेज है। लेकिन अगर हमें कंटेंट नॉलेज नहीं है, या कंटेंट नॉलेज हमारा वीक है, या पेडागोजिकल नॉलेज हमारा वीक है, तो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज होने का एक टीचर को कोई फायदा नहीं है। कंटेंट नॉलेज अगर हमें है लेकिन पेडागोजिकल नॉलेज नहीं है, जैसे कि ब्लू बॉक्स में हम देख सकते हैं कंटेंट नॉलेज। कंटेंट नॉलेज तो हम अपेक्षा करते हैं हर शिक्षक को होना चाहिए। कंटेंट नॉलेज है लेकिन पेडागोजिकल नॉलेज नहीं है, तो हमें उस कंटेंट को डिलीवर करना ही नहीं आएगा एज अप्रोप्रिएट तरीके से। अगर हम प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी को पढ़ाना चाह रहे हैं, कंटेंट हमें आता है, लेकिन उसको कैसे उस तक हमें इंटरेस्टिंग तरीके से एज अप्रोप्रिएट मैनर में कंटेंट पढ़ाना, ये अगर हमें नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं है कंटेंट नॉलेज का। उसको कम्युनिकेट करना भी प्रॉपर वे में आना चाहिए। पेडागोजिकल नॉलेज तो है हमें, लेकिन कंटेंट नॉलेज नहीं है। हम खेल कूद विभिन्न गतिविधियां करा रहे हैं, लेकिन उन गतिविधियों में अगर हम अप्रोप्रिएट कंटेंट नहीं डाल रहे हैं, खेल विधि तो अपना रहे हैं, लेकिन खेल विधि के लिए हम ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड कंटेंट नहीं लेकर आ रहे हैं, तो हमें विधि आने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी विधि किस तरह के कंटेंट के लिए अप्रोप्रिएट है। जहां डार्क ग्रीन
बीच में आप ट्राइंगल देख रहे हैं, ये वो जगह है या ये वो स्थिति है जहां हम इन तीनों नॉलेज का को ब्लेंड करते हैं, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज को, कंटेंट नॉलेज को और पेडागोजिकल नॉलेज को। तब हम एक अप्रोप्रिएट लर्निंग प्लान बना पाते हैं जिसमें इन तीनों का अप्रोप्रिएट नॉलेज हो, यानी कि पेडागोजिकल नॉलेज, कंटेंट नॉलेज और हमें टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, कंटेंट नॉलेज और पेडागोजिकल नॉलेज, ये तीनों होना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं, पिंक, डार्क पिंक, पर्पल और ग्रीन, यहाँ हम दो को भी कंबाइन करें तो हम एक इफेक्टिव प्लान, लर्निंग प्लान नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर जो मैं अधिकांश ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में एक एग्जाम्पल देती हूँ, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज हमारा बहुत अच्छा है, हमें टेक्नोलॉजी बहुत आती है, यंग टीचर्स काफी प्रोफिशिएंट है टेक्नोलॉजी यूजेज में, लेकिन हमें यही नहीं पता अगर कि इसके साथ कौन सा कंटेंट सूटेबल है, तो हम उस टेक्नोलॉजी को वेस्ट ही कर रहे होंगे, कोई हम जुडिशियस यूज टेक्नोलॉजी का नहीं कर रहे होंगे। जैसे हमारे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में दो टीचर्स थे जिन्होंने मिलकर एक एआर कंटेंट बनाया था, वीआर कंटेंट बनाया था, वर्चुअल रियलिटी कंटेंट। लेकिन वो वर्चुअल रियलिटी कंटेंट में हो क्या रहा था कि दो बच्चे हैं स्कूल यूनिफॉर्म में, उनके हाथ पे दो कार्टून कैरेक्टर्स खड़े हुए हैं और वो कार्टून कैरेक्टर्स आपस में चर्चा कर रहे हैं अंग्रेजी ग्रामर के नियमों की, अजीब से मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस में। तो अब बच्चा उससे, उनकी उस वॉइस को सुन के, अजीब सी मॉड्यूलेटेड वॉइस को सुन के, वो उसका मनोरंजन हो सकता है, वो खुश हो सकता है, हंस सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है इंग्लिश ग्रामर के नियम चर्चा के माध्यम से, वो भी वर्चुअल रियलिटी में कार्टून कैरेक्टर जिसमें चर्चा कर रहे हैं, बच्चों के दिमाग तक पहुंच पा रहे हैं। क्योंकि अंग्रेजी ग्रामर को तो हम ब्लैक बोर्ड पे भी पढ़ा सकते हैं बता के नियमों को, उसके लिए चर्चा करने की क्या आवश्यकता है, वो भी कार्टून, वो भी वर्चुअल रियलिटी माहौल में। वर्चुअल रियलिटी जो है एक एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, उसको हमें माइंडलेसली कहीं भी नहीं यूज करना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया कि टेक्नोलॉजी नॉलेज होना भी खतरनाक हो सकता है अगर हमें पेडागोजिकल और कंटेंट नॉलेज नहीं है। वीआर कंटेंट हमें वहां प्रयोग करना चाहिए जहां 3D विजुअलाइजेशन की आवश्यकता है। बहुत सारा कंटेंट ऐसा होता है, अगर नियमों में हमें क्या 3D विजुअलाइजेशन की आवश्यकता है, जो प्लानिटोरियम्स हैं उसमें पार्ट्स ऑफ ब्रह्मांड हम देखते हैं, तो वहां हमें विजुअलाइजेशन की जरूरत है। इंग्लिश ग्रामर के लिए क्या विजुअलाइजेशन चाहिए हमें कि उसके लिए हम एक वीआर कंटेंट की टेक्नोलॉजी को वेस्ट करें? तो ये दिखाता है कि उन टीचर्स को टेक्नोलॉजी नॉलेज तो है, लेकिन पेडागोजिकल नॉलेज और कंटेंट नॉलेज नहीं है कि क्या कंटेंट के लिए क्या, कंटेंट नॉलेज भी है लेकिन पेडागोजिकल नॉलेज नहीं है, क्या ये पेडागोजी सही पेडागोजी है, टेक्नोलॉजी मीडिएटेड पेडागोजी अंग्रेजी ग्रामर पढ़ाने के लिए। तो इसीलिए तीनों का नॉलेज होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, तभी हम टेक्नोलॉजी का सही प्रयोग कर पाएंगे कक्षा अध्ययन के दौरान, शिक्षण अधिगम के दौरान। नेक्स्ट स्लाइड। इसको स्किप कर दो। ये जो हम, और उसके लिए जब हम ई कंटेंट बनाने की बात करें या प्रयोग करने की बात करें, पहले से ही रिपॉजिटरी में अगर हमारे पास कंटेंट है तो वो कंटेंट भी अगर हम कक्षा में प्रयोग कर रहे हैं, तो सबसे पहला चरण इसका होता है कंटेंट एनालिसिस, कि हम जो भी विषय पढ़ाते हैं उसका कंटेंट एनालिसिस करें। कंटेंट एनालिसिस से हमें पता चलेगा कि नेचर ऑफ कंटेंट क्या है। नेचर ऑफ कंटेंट के आधार पर ही हमें डिसाइड करना है कि इसके लिए किस प्रकार का ई कंटेंट सूटेबल होगा। जैसे कितने प्रकार का नेचर ऑफ कंटेंट होता है जब हम कोई भी विषय पढ़ाते हैं उसमें,
ये चार जो आप देख रहे हैं ये नेचर ऑफ कंटेंट है। फैक्चुअल, जहां हम फैक्ट्स की बात करते हैं। अंग्रेजी ग्रामर के क्या थे, वो फैक्ट्स ही तो हैं, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल, या देश के एक एग्जाम्पल इसका है कि हमारे देश में कितने राज्य और कितने राजधानियां हैं, ये भी फैक्ट है, फैक्चुअल नॉलेज है। और ऐसे अगर आप अपने विषयों का एनालिसिस करेंगे तो बहुत सारे ऐसे कंटेंट आपको मिलेंगे जो फैक्चुअल हैं, जहां हम फैक्ट्स की बात करते हैं। कॉन्सेप्चुअल, जहां हम कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, किसी तरीके के कॉन्सेप्ट है जिसमें पृथ्वी गोल है, ये एक फैक्ट भी है क्योंकि ये स्टैब्लिश्ड फैक्ट है, और ये एक कॉन्सेप्ट भी है क्योंकि पृथ्वी हमें फ्लैट दिखती है, गोल तो दिखती नहीं है। जब हम उसको 3D विजुअलाइजेशन करेंगे तब हमें पता चलेगा कि पृथ्वी गोल है। ब्रह्मांड, सौरमंडल, ये सारी चीजें जो हैं वो कॉन्सेप्ट है। या मैथ्स में जो बहुत सारे आप विषय वस्तु पढ़ाते हैं वो सब कॉन्सेप्ट्स हैं। ज्योग्राफी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते हैं, हिस्ट्री में हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते हैं। तो एक नेचर ऑफ कंटेंट क्या होता है कि कॉन्सेप्चुअल कंटेंट हम डील करते हैं, फैक्चुअल, कॉन्सेप्चुअल, फिर प्रोसीजरल, जहां कुछ प्रक्रियाएं या प्रोसेसेस से हम डील करते हैं। जैसे श्वसन एक प्रक्रिया है, पाचन एक प्रक्रिया है, पृथ्वी कैसे घूमती है सूर्य के चारों ओर, ये एक प्रक्रिया है। पृथ्वी अपनी धुरी पर कैसे घूमती है, यह एक प्रक्रिया है। तो ये सब प्रोसीजरल नॉलेज है। प्रोसीजरल नॉलेज में भी हमें बहुत सारी चीजें विजुअलाइज कराने की आवश्यकता होती है प्रोसेस को। पाचन हम पढ़ाते हैं, लेकिन जब तक विजुअलाइजेशन के साथ हम पाचन की प्रक्रिया को ना बताएं, शायद बच्चों को समझना मुश्किल होगा। इसी तरह श्वसन है, कैसे हमारा हृदय धड़कता है या ब्लड पंप करता है हमारे सारे शरीर में, ये भी एक प्रक्रिया है जो कि हम, जो एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है, मूर्त नहीं है। मूर्त हम बनाते हैं उसका 3D विजुअलाइजेशन करके। इसी तरीके से मेटाकॉग्निटिव एक प्रकार का नॉलेज है जो वैल्यू एजुकेशन या उससे संबंधित है, जहां पर कि हम बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। उनको भावनाओं के स्तर पर कुछ बातों को समझने की आवश्यकता पड़ती है। तो वो प्रकार का भी एक कंटेंट बहुत सारे विषयों में हमें देखने को मिलता है, पाया जाता है। नेक्स्ट, ये कुछ प्रकार के कंटेंट है। आप चैट बॉक्स में लिख देंगे कि कौन से प्रकार के कंटेंट इनमें से आप जिनसे अवगत नहीं है। माइंड मैप्स, मैप्स, सिमुलेशंस, इसमें से ज्यादातर कंटेंट मैं आज आपको दिखाने की कोशिश करूंगी, और यही सब प्रकार के कंटेंट आप बनाना सीखेंगे भी अलग अलग टूल्स के माध्यम से। माइंड मैप्स, मैप सिमुलेशंस, ऑडियोज, वीडियोस, एडवर्टीजमेंट, इंटरैक्टिव कंटेंट, इंफोग्राफिक्स, फोटोग्राफ्स। अगली स्लाइड पे अगर हम चलें तो और प्रकार के कंटेंट, एनिमेशन, कार्टून्स, स्लाइड शोज, टाइमलाइंस, डायग्राम्स, फ्लो डायग्राम्स, चार्ट्स, ग्राफ्स। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वैरायटी ऑफ ई कंटेंट है जिनके विषय में हमें जानना चाहिए। एक बार और पिछली स्लाइड पे आ जाएं, ये दो स्लाइड को एक बार रिपीट करते हैं, रीइटरेट करते हैं। माइंड मैप्स, मैप्स, सिमुलेशंस, ऑडियोज, वीडियो, एडवर्टीजमेंट, इंटरैक्टिव मीडिया, इंफोग्राफिक, फोटोग्राफ्स, एनिमेशंस, कार्टून्स, स्लाइड शोज, टाइमलाइंस, डायग्राम्स, फ्लो डायग्राम्स, चार्ट्स, ग्राफ्स। अब चैट बॉक्स में देखिए डॉक्टर प्राची क्या क्या आया है। इंफोग्राफिक्स, इंटरैक्टिव मीडिया, सिमुलेशन, टाइमलाइन, माइंड मैप्स भी आ रहे हैं, और ऑलमोस्ट सभी तरह के कंटेंट का, हाँ, सभी तरीके के कंटेंट लिखे गए हैं अलग अलग लोगों ने, जिनसे जो ये दिखाता है कि आप इनसे अवगत नहीं हैं। तो अब हम एक एक करके इन सभी कंटेंट को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं माइंड मैप। जब हम कोई भी विषय को कक्षा में पढ़ाने जाते हैं तो हम एक प्लान तैयार करते हैं कि ये टॉपिक है, इस टॉपिक को हम ऐसे ऐसे पढ़ाएंगे। सब टॉपिक्स में
सब टॉपिक को और सब टॉपिक्स में ऐसे बांटेंगे और फिर इस कंटेंट को पढ़ाएंगे। तो हम अपने दिमाग में एक प्लान तैयार करते हैं। और जब हम बीएड और एमएड कर रहे थे या बीएड कर रहे थे, शिक्षक प्रशिक्षण कर रहे थे, उस दौरान हमें लेसन प्लान भी बताया जाता था। तो वो लेसन प्लान भी हमारे माइंड का ही रिफ्लेक्शन होता था कि इस टॉपिक को मुझे इस तरीके से पढ़ाना है, इसके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं और उसको ऐसे पढ़ाएंगे। माइंड मैप जो है आपको अपने प्लान को अनफोल्ड करने में मदद करता है। एक इस तरीके का डिजिटल रिसोर्स है। ये मेरा बनाया हुआ नहीं है। आप स्क्रीन पे जो माइंड मैप देख रहे हैं ये रैंडमली कहीं से पिक किया गया है। इसमें कॉमन फूड ग्रुप्स, जिसका भी ये मैप है, माइंड मैप है, उसने उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। वेजिटेबल्स में फ्रूट, ग्रेन्स, बीन्स एंड लेगमस, डेयरी, मीट, कन्फेक्शनरी एंड वाटर। तो कोई और व्यक्ति होगा इसको किसी और तरीके से भी ऑर्गेनाइज कर सकता है। वो वाटर को लिक्विड या बेवरेजेस में कर सकते हैं वाटर की बजाय। कन्फेक्शनरी को जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं उस तरीके से भी हम कर सकते हैं ऑर्गेनाइज। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कॉमन फूड फूड को कैसे कॉमन फूड ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ये आपके अपने माइंड का रिफ्लेक्शन है। इसके लिए फ्री माइंड, फ्री प्लेन, यूवी, अनेक ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके माध्यम से आप ये माइंड मैप बना सकते हैं और इसको अनफोल्ड कर सकते हैं। जैसे ये तो स्क्रीनशॉट है पूरे माइंड मैप का, लेकिन जब आप उसको बनाएंगे या बनाने के बाद डिसेमिनेट करेंगे तो उसमें बस टॉपिक आएगा, टॉपिक पे आप क्लिक करेंगे तो सब टॉपिक्स आ जाएंगे, सब टॉपिक पे क्लिक करेंगे तो सब टॉपिक के साथ जो नॉलेज आपने लिंक किया है उसकी लिस्ट आ जाएगी। और इस तरीके से माइंड मैप के माध्यम से हम कोई भी कंटेंट को कक्षा में पढ़ा सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, समझा सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट, माइंड मैप आई एम श्योर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब ये हम इंफोग्राफिक्स की बात करते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये इंफॉर्मेशन एंड ग्राफिक का कॉम्बिनेशन है जिसमें इंफॉर्मेशन और ग्राफिक हमने कंबाइन किए हैं। और इसको हम, जो मैं आपको उदाहरण दिखा रही हूं, इसको हम फ्लो डायग्राम्स भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें एक फ्लो भी है। तो यहां पर हम देखें कि ये किस लर्निंग आउटकम से अलाइंड इंफोग्राफिक है। ये देख सकते हैं ईवीएस का ये लर्निंग आउटकम है। द लर्नर आइडेंटिफाइज रिलेशनशिप्स विद एंड अमंग फैमिली मेंबर्स। ये लर्निंग आउटकम है। द लर्नर आइडेंटिफाइज रिलेशनशिप विद एंड अमंग फैमिली मेंबर्स। विद एंड अमंग का क्या मतलब है कि उसके खुद से रिलेशनशिप क्या है और जो लोग हैं फैमिली में उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो यहां हम देखें रानी का फैमिली ट्री है जिसमें रानी के दादा दादी और नाना नानी है। ठीक है, रानी से उनका क्या रिलेशन है, वो रानी के दादा दादी हैं और नाना नानी है, लेकिन आपस में उनका क्या रिलेशन है, वो एक दूसरे के नाना नानी पति पत्नी है, दादा दादी भी पति पत्नी है। इसके बाद दादा दादी के जो बच्चे हैं, एक तो उसके पापा, दूसरी उसकी बुआ, और उनके स्पाउस को हम क्या कहते हैं, फूफा जी। और आपकी जो मम्मी है वो पापा की स्पाउस है और वो नानी की डॉटर है और नाना की डॉटर है। मामा आपकी मम्मी के भाई हैं, मामी आपके मामा की पत्नी है। तो इस तरीके से हम रानी के साथ और उनके आपस में संबंध को भी इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह से जो हमारे कजन हैं वो बुआ और फूफा जी के बच्चे और मामा और मामी के बच्चे जो हैं हमारे कजन हैं, चचेरे ममेरे भाई बहन हैं। अभी इसमें बहुत सारे रिलेशनशिप्स नहीं आए हैं अभी भी। वो क्यों नहीं आए हैं? क्योंकि एक हमारे लिए ऑब्लिगेशन है एडियर करना या पालन करना स्मॉल फैमिली नॉर्म का। तो हम स्मॉल फैमिली ही दिखा सकते हैं जब हम एक फैमिली ट्री बना रहे हैं। तो सारे संबंधों को कवर करने के लिए 3 फैमिली ट्री बनाए गए हैं।
यहाँ बुआ और मामा मामी है, ठीक है, लेकिन चाचा नहीं है, चाचा चाची नहीं है, मौसा मौसी नहीं है। तो अगले इन्फोग्राफिक में हम कुछ और रिलेशनशिप्स देखेंगे। और जो हमारी कक्षा में बच्चे हैं उनके फैमिली में हो सकता है ये रिलेशन हो, दूसरे के फैमिली में कोई और रिलेशन हो। तो इस तरीके से हम अलग अलग फैमिली ट्रीज के माध्यम से सारे रिलेशनशिप्स कवर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें स्क्रॉल करो। Yes. ये शालिनी का फैमिली ट्री है जिसमें हमने ताऊ ताई जी की बात करी है, मामा मामी की बात करी है। फिर अगला शालिनी के बाद ये राजू। राजू का फैमिली ट्री है जिसमें चाचा चाची आ गए, मौसा मौसी आ गए। तो इस तरीके से आप देखें क्या इस इंफोग्राफिक से ये लर्निंग आउटकम अचीव हम कर पा रहे हैं। द लर्नर आइडेंटिफाइज रिलेशनशिप विद एंड अमंग फैमिली मेंबर। एक और चीज जो हमें यहाँ ध्यान रखनी चाहिए, कोई भी डिजिटल कंटेंट अपने आप में संपूर्ण नहीं है जब तक कि टीचर उसको एक्सप्लेन बच्चों की मदद से ना करे। तो यहाँ ये इंफोग्राफिक दिखा के अगर हम ये मान लें, ये समझ लें कि बच्चे समझ गए होंगे, ये लर्निंग आउटकम अचीव कर लेंगे बस इंफोग्राफिक देख के, तो ऐसा नहीं है। हमें बच्चों के साथ इंटरेक्शन में इंगेज उन्हें करना पड़ेगा, तभी वो ये सारी प्रोसेसेस को समझ पाएंगे। नेक्स्ट। तो यहाँ इंफोग्राफिक और फ्लो डायग्राम हमने देख लिया। अगले स्लाइड में देखें किस प्रकार का कंटेंट है। ये टाइमलाइन जो हमने पिछली प्रेजेंटेशन में देखी थी, जहां भी हम क्रोनोलॉजी डिस्कस करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का डिस्कशन करते हैं, तो वहां टाइमलाइन इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इसमें कितनी सारी इंफॉर्मेशन है इस एक स्लाइड के अंदर, अगर हम इसकी डिटेलिंग करने जाएं तो इसमें पूरा इंफॉर्मेशन का खजाना, फैक्ट्स का खजाना, और ये फैक्चुअल नॉलेज है इसमें ज्यादातर, वो है। तो 1972 से लेकर 2024 तक का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट या पॉलिसी डायरेक्शंस इसमें है। तो टाइमलाइन हम कई तरीकों से बना कर सकते हैं। इंटरैक्टिव टाइमलाइन भी होती है जिसमें हम क्लिक करेंगे तो एक एक चीज अनफोल्ड होगी। ठीक है, टाइमलाइन क्लियर है। नेक्स्ट। ये हम देखें तो डायग्राम का एग्जाम्पल है जिसमें वाटरफॉल फॉर्मेशन का डायग्राम है कि झरनों का निर्माण कैसे होता है। वैसे तो झरने कई प्रकार के होते हैं, यहाँ एक प्रकार के झरने का निर्माण है। तो यहाँ आप देखेंगे इस डायग्राम में लेबलिंग की गई है हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, अंडर कटिंग, ओवर आर्चिंग कोलैप्सेस, स्टीप गॉर्ज लाइक वैली, और इसके बाद प्लंग पूल डेवलप्स। ये हमने इसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है लेबलिंग। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे तो देखेंगे कि जो हार्ड रॉक है उसके ऊपर वाटर गिर रहा है, पानी गिर रहा है, और जब ये सॉफ्ट रॉक को टच करता है जो कि हार्ड रॉक के नीचे है, तो अंडर कटिंग सॉफ्ट रॉक में फास्ट होने की वजह से क्या होता है कि वो धीरे धीरे उसका क्षय होने लगता है, वो घिसने लगती है सॉफ्ट रॉक, और उससे जो क्या होता है फिर हार्ड रॉक का एक छज्जा सा बन जाता है, एक प्लेटफॉर्म बन जाता है, और उसके ऊपर जब पानी ज्यादा प्रेशर से आता है तो वो कोलैप्स हो जाता है। इसीलिए झरनों के नीचे ज्यादातर हम देखते हैं कि टूटी हुई चट्टानें मिलती हैं हमें, और इस तरीके से वाटरफॉल का निर्माण होता है। ये हम इस डायग्राम के माध्यम से 2-3 मिनट हमें लगते हैं इसको एक्सप्लेन करने में। और अगर आप एनिमेशन इस पे सर्च करें गूगल पे, वाटरफॉल फॉर्मेशन एनिमेशन, तो 30 सेकंड के भी एनिमेशन आपको मिल जाएंगे जिसमें ये पूरी प्रक्रिया हमें स्पष्ट हो जाती है। लेकिन अगर हम इसको वर्बली एक्सप्लेन करेंगे तो विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे बच्चे। यहाँ पर हमें विजुअलाइजेशन की जरूरत है, लेकिन यहाँ 2D विजुअलाइजेशन से भी बच्चा समझ सकता है। तो डायग्राम भी काफी है इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए।
इसी तरीके से और बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हैं, उनका निर्माण कैसे होता है, वो निर्माण की प्रक्रिया तो सदियों तक चलती है, तो वो प्रक्रिया हम देख नहीं सकते, तो यहाँ ई कंटेंट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, तो डायग्राम स्पष्ट है। हम कार्टून की बात कर रहे थे, तो यहां हम देखेंगे कि ये एक कार्टून है जिसमें एक पेड़ पर एक पोस्टर टंगा हुआ है जिस पर एक डायनासोर की पिक्चर है, मिसिंग सिंस अ बिलियन ईयर्स, कि ये बहुत सालों से मिसिंग है स्पेशीज, और सब जानवर उसको देख रहे हैं कि क्या है। तो ये कार्टून कक्षा को वार्म अप करने के लिए प्री लेसन हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम किस तरीके से जो विभिन्न स्पेशीज हैं, प्रजातियां हैं, वो लुप्त होती जा रही हैं। एक ये प्रजाति भी थी जो किसी जमाने में थी जो लुप्त हो गई। इसके साथ ही हम सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट या डार्विन की थ्योरी, आसान नॉलेज से लेकर हम कॉम्प्लेक्स नॉलेज तक के लिए इस कार्टून का प्रयोग कक्षा में रुचि जागृत करने के लिए कर सकते हैं। हम डार्विन का सिद्धांत भी इससे लिंक करके पढ़ा सकते हैं। इन्वायरमेंट को हमें कैसे प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है वो भी बता सकते हैं, और कैसे अलग अलग जो प्रजातियां हैं वो लुप्त हो रही हैं, और कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जिसके लुप्त होने से इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत बड़ा खतरा भी आ सकता है। ये सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट्स हम इस कार्टून के माध्यम से डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो ये एक कॉमिक स्ट्रिप का एग्जाम्पल है। यहाँ पर एक ये कॉमिक स्ट्रिप है एसिडिटी, जिसका नाम है किल दी एसिडिटी। हम सभी कभी ना कभी एसिडिटी से पीड़ित होते हैं। तो एसिडिटी क्यों होती है और क्या क्या उसमें फील करता है, ये कॉन्सेप्ट को बताते हुए हम कॉम्प्लेक्स जो टॉपिक है, जो फैक्ट है, जो प्रक्रिया है, इसमें प्रक्रिया का भी जिक्र है, प्रोसीजरल नॉलेज भी यहाँ जिक्र किया गया है। तो ये लड़का जो है, रिया, अपनी फ्रेंड से कहता है कि आई एम फीलिंग बर्निंग सेंसेशन इन माई स्टमक, पेट में जलन हो रही है। तो लड़की बोलती है मुझे लग रहा है तुम एसिडिटी से पीड़ित हो। तो वो कहता है एसिडिटी, तो कहता है जब हमारे स्टमक में एक्सेस एसिड बन जाता है तो हमें ऐसी जलन, स्टमक में, पेट में जलन होने लगती है। नेक्स्ट, इसमें तो लड़का बोलता है लेकिन एसिड तो कॉरेसिव होते हैं, उससे तो क्षय होने लगता है। तो क्या मेरे पेड़, अगर हम लकड़ी पर एक एसिड की बूंद डालें तो लकड़ी में भी छेद हो जाता है, तो मेरे स्टमक में भी क्या छेद हो जाएगा एसिड होने से? तो यहां पर अब एपिथेलियल सेल का जो बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया है कॉमिक स्ट्रिप के माध्यम से, कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे स्टमक में एपिथेलियल सेल होती हैं जो हमें, हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करती हैं। और जब हम एपिथेलियल सेल से एक म्यूकस लाइक प्रोडक्ट रिलीज होता है, लिक्विड रिलीज होता है, जो हमारे स्टमक की वॉल को कवर कर लेता है, जो हमें एसिड के बैड इफेक्ट से बचाती है। तो ये एक प्रोसेस है, एपिथेलियल सेल क्या काम करती है उसका प्रोसेस भी बता दिया गया है इसमें, और कैसे हम एसिडिटी को किल करें। एक, अगर हम चिल्ड ग्लास ऑफ मिल्क पी लेते हैं तो हमें एसिडिटी से राहत मिल जाती है। तो इस तरीके से देखें, इस छोटी सी कॉमिक स्ट्रिप के माध्यम से, कितनी देर की है ये, कितने मिनट की है, 1 मिनट 6 सेकंड की है, और इससे हमने एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इंट्रोड्यूस कर दिया है क्लास में। तो ये एक डिजिटल जो कंटेंट है उसका उसकी पावर है कि हम कैसे छोटे से, थोड़े से समय में कॉम्प्लेक्स फिनोमिना भी एक्सप्लेन कर पाते हैं। ये सिमुलेशन की जो हम बात करें, सिमुलेशन एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। सिमुलेशन के अंदर बहुत सारे प्रकार के कंटेंट आते हैं जो रियल फिनोमिना है उसको नियर टू रियल उसकी इमेज हमें बताते हैं। रियल तो नहीं हो सकता,
जैसे प्लानिटोरियम से वो रियल ब्रह्मांड के पार्ट तो नहीं है, लेकिन वो हमें नियर टू रियल उसका एक एक्सपीरियंस देते हैं। इसी तरह से AR VR कंटेंट भी है, वो हमें नियर टू रियल कंटेंट देते हैं। इसीलिए उसको हम वर्चुअल रियलिटी कह रहे हैं। वी आर नॉट कॉलिंग इट अ रियलिटी बट वर्चुअल रियलिटी। यहाँ पर ये एक सिमुलेशन है जिसमें अमीबा, जो कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उसमें पाचन कैसे होता है, वो पाचन की प्रक्रिया को बताया गया। तो ये भी प्रोसीजरल नॉलेज से ही संबंधित है। अमीबा में पाचन, उसका सिमुलेशन है, उसके नियर टू रियल प्रोसेस को बता रहा है। नेक्स्ट हम देखें। ये एक और सिमुलेशन का उदाहरण है, नेक्स्ट में हम देखेंगे। तो ये एक ऐप का से वो लिया गया है, वॉल्केनिक इरप्शन का। वॉल्केनिक इरप्शन तो हम देख नहीं सकते हैं, सब लोग वॉल्केनो देख सकते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन तो नहीं देख सकते। इट्स अनलाइकली कि वॉल्केनिक इरप्शन देखा जाए। तो क्यूअर एक ऐप है, ये उससे उदाहरण, QUIVER, आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। तो क्यूअर वेबसाइट से हम ये ऐसे स्केचेस ले सकते हैं, इससे हम एक्टिविटी भी करा सकते हैं, बच्चों को बोलें कि कलर करो इसको, और फिर क्यूअर ऐप को हम अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके इन स्केचेस को अगर हम स्कैन करेंगे तो एक नियर टू रियल वॉल्केनिक इरप्शन का 3D एनिमेशन हमें देखने को मिलेगा। तो ये भी उदाहरण है फिजिकल का, जो हम फिजिकल की बात कर रहे थे, कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड डिजिटल। तो ये स्क्रीन कास्ट वीडियो है उस प्रोसेस का, कि ये स्लाइड को हमने स्कैन किया और किस तरीके से फिर 3D हमें नियर टू रियल एक एक्सपीरियंस मिलता है वॉल्केनिक इरप्शन का। इसको प्ले करें। ये अभी स्कैन हो रहा है। हम्म, ठीक है। हम्म। तो यहाँ आपने देखा कि एक वॉल्केनिक इरप्शन कैसे होता है। वॉल्केनो विंटर्स में कैसा दिखता है जब वो स्नो क्लैड होता है, समर्स में कैसा दिखता है, और उसके अंदर का फॉर्मेशन कैसा होता है, ये भी इसमें लेबलिंग की गई थी। नेक्स्ट पे आते हैं। तो हम इमेज की बात कर रहे थे, तो ये एक इमेज है जो आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे किचन यूटेंसिल्स छुपे हुए हैं। तो इससे बच्चे किचन यूटेंसिल्स को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो उसमें स्पोर्ट्स एंड प्ले आर्टिकल्स छुपे हैं, तो बच्चे इसको एक्टिविटी के माध्यम से देख सकते हैं। और इसके साथ हम बहुत सारे स्पोर्ट्स के नियम, कौन उसमें पदक विजेता है, इस तरह की लर्निंग डिस्कस कर सकते हैं। आगे है फोटोग्राफ्स, की हम फोटोग्राफ्स को कैसे लर्निंग रिसोर्स बना सकते हैं। हम सभी कहीं जाते हैं तो फोटोग्राफ खींचते हैं, तो फोटोग्राफ को हम किस तरीके से लर्निंग रिसोर्स बना सकते हैं, ये उसका उदाहरण है। और अभी सिमुलेशन पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र के बारे में भी, इससे पहले हम वो देख लेते हैं
कि ये एक ऐप है बायो डिजिटल ह्यूमन। अगर आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे तो श्वसन की प्रक्रिया, पाचन की प्रक्रिया, हृदय कैसे धड़कता है वो प्रक्रिया, ये सारी प्रक्रिया हम सीख सकते हैं। तो ये हम देखेंगे कि पाचन कैसे होता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है कि खाना किस तरीके से ट्रेवल करता है हमारे मुंह से, फिर हमारे गले में इसोफेगस, और फिर छोटी आंत बड़ी आंत में जाके। आगे आगे कर दो थोड़ा। अगला श्वसन वाला दिखा दो। तो कैसे हमारे फेफड़े फूलते और सिकुड़ते हैं श्वसन की प्रक्रिया में, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम विजुअलाइज करा सकते हैं बच्चों को इन एप्स के माध्यम से। अब हम आते हैं फोटोग्राफ्स वाले वीडियो पे। ये वीडियो बनाया हुआ है फोटोग्राफ्स का, तो इसमें हम देखेंगे बर्ड्स एंड एनिमल्स हैं जिनके साथ थोड़ा सर्च करके इनके फोटोग्राफ्स को एक लर्निंग रिसोर्स बनाया गया। तो इसमें देखें तो बर्ड का नाम है कॉपर स्मिथ कार्पेट। तो ये साइंटिफिक नेम इसका क्या है, अल्टरनेटिव नेम्स क्या है, इसका हैबिटेट क्या है। कुछ कुछ एनिमल्स और बर्ड्स की माइग्रेटरी हैबिट्स होती हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह पे माइग्रेट करते हैं। तो वो माइग्रेटरी हैबिट्स क्या है उनकी, ये सब चीजें हम फोटोग्राफ्स को लर्निंग रिसोर्स में बना के प्रस्तुत कर सकते हैं। आगे आगे बढ़ा। तो ये बस एक आइडिया देना था, मैं पूरा वीडियो प्ले नहीं कर रही हूँ। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम हमारे समय में एक हॉबी होती थी कि हम जो डाक टिकट है वो इकट्ठा करते थे। तो डाक टिकटों में भी अगर हम देखें तो बहुत सारा नॉलेज छुपा छुपा हुआ है, उसको भी थोड़े से रिसर्च के साथ हम एक लर्निंग रिसोर्स में परिवर्तित कर सकते हैं डाक टिकटों को। तो यहाँ आप देखेंगे इसमें कि कुछ डाक टिकट हैं उनको कैसे हमने लर्निंग रिसोर्स में परिवर्तित किया है। तो संस्कृत जैसे विषय से भी संबंधित डाक टिकट है। तो ये डाक टिकट में आप देखेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम एक संस्कृत जो प्ले है उसके एक दृश्य को दिखाया गया है जहाँ शकुंतला है जो दुष्यंत को पत्र लिख रही है, और नीचे जो श्लोक है उस पत्र में लिखा गया श्लोक है। तो ये कोमोमेरेटिव स्टैम्प है जिसको कालिदास के कोमोमेरेशन के लिए लॉन्च किया गया था। और इसमें उस दृश्य का को दिया गया राजीव राजा रवि वर्मा की एक पेंटिंग पर आधारित है। और इससे हम संस्कृत के इस काव्य के बारे में, इस प्ले के बारे में भी बात कर सकते हैं।
और बहुत सारी लर्निंग हम इससे, राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स के बारे में हम बात कर सकते हैं। अगला, नेक्स्ट, इसको बस रोक दो, थोड़ा सा प्ले कर दो आगे आगे करके, और भी स्टैम्प्स जिससे देख सके। बस ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, अब हम देखते हैं एनिमेशन। इसमें हम जो उदाहरण आपको दिखा रहे हैं, एक स्टॉप मोशन एनिमेशन का, जो पहिए का आविष्कार कैसे हुआ था उस पर है। तो एक और ये स्टॉप मोशन एनिमेशन आपको सिखाया भी जाएगा। एक मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर लें आप, स्टॉप मोशन स्टूडियो, ये आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे तो कैसे इससे हम एनिमेशन बना सकते हैं वो आपको एक सत्र में बताया जाए। ठीक है, प्ले करें। एक दिन मानव ने ढलान पर देखा एक लुढ़कता लट्ठा। एक दिन मानव ने ढलान पर देखा एक लुढ़कता लट्ठा। गोल 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 लुढ़का ढलान पर, गोल गोल लुढ़का ढलान पर, पहुंचा नीचे फैले मैदान पर। गोल 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 गोल। देख उसे कुछ उसने सोचा, सिर खुजलाया किया विचार। मैं तो इसको ढोढो थकता, मैं तो इसको ढोढो थकता, पर यह तो खुद भी चल सकता। गोल 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 गोल। बांध इन्हें घर में लुढ़काऊं, रख इन पर भारी सामान। हाँ, पल में काम मेरा हो जाए, पल में काम मेरा हो जाए, मेहनत भी मेरी बच जाए। हाँ, गोल 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 गोल। फिर उसने कुछ और भी आंका, लट्ठे को टुकड़ों में काटा। हाँ, एक धुरी से दो को बांधा, एक धुरी से दो को बांधा, धीरे धीरे किया सुधार। हाँ, यूं हो गया पहिया तैयार, यूं हो गया पहिया तैयार, यूं हो गया पहिया तैयार। गोल 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 गोल। पहिया।
नेक्स्ट देख लेते हैं। इंटरैक्टिव वीडियो प्ले कर दूं? हाँ, अब हम देखेंगे इंटरैक्टिव कंटेंट का उदाहरण। इंटरैक्टिव जैसे ड्रैग ड्रॉप करते हैं हम, या कहीं कुछ गेम में ही गेमिफाइड कंटेंट है, ये लेटर कुछ लिख सकते हैं। हाँ, तो इसका भी वीडियो बना लिया है, तो हम देख सकते हैं इंटरैक्टिव कंटेंट क्या होता है। Can we put them in 4 baskets on the basis of their color? Let us try and put them into 4 groups. क्लासिफिकेशन एक्टिविटी है। Match animals and birds with their footprints. सब्जियों को पहचानें और बताएं कि वे पौधे का कौन सा भाग हैं जिन्हें हम खाते हैं। Grandma wants to listen to radio while she cooks along with Grandpa, but her ears are not strong enough. नेक्स्ट क्या है, ये है नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ आपने सारे वैरायटी ऑफ डिजिटल कंटेंट देखा, तो अब हम देख सकते हैं कि कैसे हम अपने लर्निंग प्लान में इन रिसोर्सेज का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इसमें है कि हम इनका प्री लेसन प्रयोग कर सकते हैं, मिड लेसन कर सकते हैं, पोस्ट लेसन कर सकते हैं। जैसे जो कार्टून था डायनासोर वाला, उसका मैंने बताया था कि हम प्री लेसन यूज कर सकते हैं। मिड लेसन जब हम श्वसन तंत्र पाचन तंत्र की बात कर रहे हैं, तो मिड लेसन हम ये रिसोर्स दिखा सकते हैं। पहिया हम मिड लेसन भी दिखा सकते हैं, पोस्ट लेसन भी दिखा सकते हैं, उसके बारे में बात करके।
और ये एक छोटा सा, जब हम पहिया की बात करें तो ये अर्ली डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस हैं, जिनके इन्वेंटर्स के बारे में हमें पता भी नहीं है कि आग की खोज किसने की थी, पहिए का आविष्कार किसने किया, या खेती की शुरुआत कैसे हुई। लेकिन ये 3 ऐसे डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन हैं जिन्होंने मानव विकास के जो प्रक्रिया थी उसको बहुत तेज कर दिया। पहिए से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना आसान हो गया, खेती की वजह से मनुष्य स्टेबल लाइफ जीने लगा, और उसकी वजह से बहुत सारी संस्थाओं का निर्माण हुआ। जैसे कि एक जगह रहने की शुरुआत से फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया, आपस में झगड़े शुरू हुए तो राज्य कानून जैसी संस्थाओं का निर्माण हुआ, मैरिज जैसी संस्था का निर्माण हुआ, विवाह जैसी संस्था का निर्माण हुआ। तो एक लर्निंग रिसोर्स को हम बेस्ड अपॉन कि किस क्लास में हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, किसी भी तरीके की इजी एंड कॉम्प्लेक्स लर्निंग से रिलेट कर सकते हैं। और इनको हम फ्लिप्ड और ब्लेंडेड लर्निंग के लिए भी इनका प्रयोग कर सकते हैं, कि रिसोर्स को हम बच्चों के साथ शेयर करें, बच्चे देख के कक्षा में आए और कक्षा में हम उन पर डिस्कशन करें। इस तरीके से इन लर्निंग रिसोर्स का हम प्रयोग कर सकते हैं। इन रिसोर्सेस को, डिजिटल कंटेंट का इवैल्यूएशन भी बहुत आवश्यक है। जब कोई भी लर्निंग रिसोर्स बनता है तो हम उसका इवैल्यूएशन भी हमें करना चाहिए, और उसके निर्माण की एक प्रक्रिया भी होती है कि हमें निर्माण की प्रक्रिया में क्या क्या ध्यान देना होता है। सबसे पहले हम आइडिया पर आते हैं, आइडिया के बाद हम उस पर रिसर्च करते हैं, रिसर्च के बाद हम उसके स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रिप्ट के बाद उसका उससे रिलेटेड हम सारे जो सामग्री है, ऑडियो विजुअल सामग्री, उसको गैदर करते हैं। उसके बाद उन सबको एक साथ लाते हैं और एक लर्निंग कंटेंट बनता है। फिर उस लर्निंग कंटेंट को हम इवैल्यूएशन, और हर स्टेज पे इवैल्यूएशन आता है, स्क्रिप्ट के दौरान भी, रिसर्च भी जब हम कर रहे हैं तो हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, और जब तैयार हो गया रिसोर्स तब भी हम उसको प्रीव्यू करते हैं। सीआईटी में प्रीव्यू होता है, जो यहाँ के सारे फैकल्टी प्रोड्यूसर्स बैठ के उसको इवैल्यूएट करते हैं। उसके बाद फील्ड में जाता है तो फिर प्रीव्यू होता है, और किसी भी रिपोजिटरी पर डिसेमिनेशन करने के पहले भी हम प्रीव्यू करते हैं। या तो हम कोई भी लर्निंग रिसोर्स बनाते हैं या प्रोक्योर करते हैं, कि हम किसी थर्ड पार्टी से रिसोर्सेज लेते हैं, तो हमें उनका इवैल्यूएशन करना जरूरी है किसी भी रिपोजिटरी पर डालने के पहले। दीक्षा में जब पेंडेमिक के दौरान बहुत सारे लोगों ने विद्यादान के तहत बहुत सारा कंटेंट हमसे शेयर किया, लेकिन धीरे धीरे पाया गया कि बहुत सारा कंटेंट उसमें क्वालिटी कंटेंट नहीं था, हालांकि काफी कंटेंट को रिव्यू भी किया गया था। अभी हाल ही में हमने फिर एक एक्सरसाइज की, कंटेंट क्लीनिंग की, जिसमें सारे कंटेंट को जो थर्ड पार्टी से मिला था दोबारा रिव्यू किया गया, और बहुत सारा कंटेंट हमने ड्रॉप किया दीक्षा से, क्योंकि क्वालिटी होना चाहिए, एरर नहीं होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो ये सीआईटी की वेबसाइट पे पड़ा, और इसका लिंक हम ग्रुप में भी शेयर कर लेंगे। ये ई कंटेंट इवैल्यूएशन टूल है, जिसके पैरामीटर बस मैं आपको बता देती हूँ, डिटेल में आप इस टूल की स्टडी कर ले। फैक्चुअल एक्यूरेसी बहुत जरूरी है, सबसे पहले कि फैक्चुअली एक्यूरेट है। फिर लीगल यूज ऑफ प्रोप्राइटरी कंटेंट, अगर हम किसी प्रोप्राइटरी कंटेंट का यूज कर रहे हैं जो फ्री एंड ओपन सोर्स नहीं है, तो उसका लीगल यूज होना चाहिए, हमें परमिशन लेनी चाहिए, अगर पेड है तो पेमेंट करना चाहिए। फिर कंटेंट पीस फ्री फ्रॉम टेक्निकल ग्लिचेस, टेक्निकल ग्लिचेस से दूर होना चाहिए। अभी जैसे आपने पहिया देखा, उसमें ग्लिचेस आ रहे थे बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी, लेकिन कई बार ऐसे ग्लिचेस अदरवाइज भी कंटेंट में होते हैं, फ्लक्चुएट कर रहा है, इमेजेस छोटी हैं, तो वो टेक्निकल ग्लिचेस नहीं होने चाहिए। फिर नेक्स्ट है इसमें कॉन्सेप्चुअल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैच्यूटरी अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द कंटेंट, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको इन्फोग्राफिक दिखाया था, स्मॉल फैमिली नॉर्म, ये एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू भी है, तो हम उससे डिविएट नहीं कर सकते हैं, तो वो भी हमें इसमें ध्यान रखना है।
और जैसे एक तो ये एग्जाम्पल हो गया, दूसरा किसी जाति धर्म ग्रुप के विरुद्ध कोई भी हमें उसमें अपमानजनक बात नहीं होनी चाहिए, ये एक और हो गया। जो हमारी कानून व्यवस्था है उसके विरुद्ध कोई बात नहीं होनी चाहिए, तो ये सब। फिर करस्पॉन्डेंस विद टॉपिक, टॉपिक और जो भी हमारा सब टॉपिक है वो कवर किया गया, उससे कॉरस्पॉन्ड करना चाहिए। ये नहीं कि किताब में टॉपिक कुछ और है और हम कुछ और ही दिखा रहे हैं। जो टॉपिक है, कोई भी टॉपिक या कॉन्सेप्ट है, जैसे जैसे कक्षा बढ़ती है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। कई सारे कॉन्सेप्ट ओवर दी क्लासेस रन करते हैं, जो 6th में भी है, 8th में है, फिर 9th में है, 10th 11th में भी है। तो उसकी डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होता है। हम जहां तक हमने 6 में सीखा उससे आगे फिर सीखते हैं। तो ऐसा ना हो कि कॉन्सेप्ट तो 6th का है लेकिन 12th वाला ही कंटेंट हमने उसमें यूज कर रहे हैं। तो वो भी हमें देखना चाहिए कि क्लास के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं है, टॉपिक से करस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर पेडागोजिकली अलाइंड होना चाहिए कंटेंट की, पेडागोजी के हिसाब से, जैसे कि मैंने आपको अंग्रेजी ग्रामर का उदाहरण दिया था। फिर है लैंग्वेज भी सिंपल और कॉम्प्रिहेंडेबल होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। बहुत कठिन भाषा का प्रयोग हम उसमें ना करें। फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटेशन है वो भी कंटेंट के अप्रोप्रिएट होना चाहिए। जैसे कुछ कंटेंट है जिसके लिए पैनल डिस्कशन जरूरी है, किसी के लिए वीडियो लेक्चर, किसी के लिए एनिमेशन, तो वो फॉर्मेट भी हमें ध्यान रखना है कि इस फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर पेस ऑफ द प्रोग्राम, बहुत फास्ट या बहुत स्लो नहीं होना चाहिए, अप्रोप्रिएटली पेस्ड होना चाहिए। फिर है ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम का ड्यूरेशन भी बहुत बड़ा एजुकेशनल कंटेंट में इंटरेस्ट सस्टेन नहीं रहता है। तो हमें बाइट साइज, अगर हम प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहे हैं तो हमें हमारे वीडियोस बाइट साइज होने चाहिए, छोटे छोटे वीडियोस होने चाहिए। और 15 मिनट से ज्यादा का कंटेंट तो 12th के लिए भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उतनी देर इंटरेस्ट हमारा सस्टेन नहीं रहता है। जहां बहुत ही टॉपिक की डिमांड है तो हम 20 मिनट 25 मिनट तक जा सकते हैं। तो ड्यूरेशन भी हमें देखना चाहिए कि कितना है। इसके बाद अब हम लास्ट में देखते हैं, एक एक बार मैं आपको दीक्षा पर लेके जाती हूँ, फिर हम एक छोटी सी इजिप्शियन फिल्म देखेंगे 4 मिनट की, उसके बाद सेशन क्लोज करेंगे। दीक्षा पर हम जाके देखें तो दीक्षा पर आप सभी यूजर होंगे, आई एम श्योर, diksha.gov.in। तो यहाँ हम देखें तो नीचे स्क्रॉल करें, सारे वर्टिकल्स हैं। फोकस एरियाज ऑफ दीक्षा की अगर हम बात करें तो यहाँ हमें ई जादुई पिटारा, उससे अलाइन कंटेंट मिलेगा। फिर और क्या है, एजुकेशन फॉर ऑल, जो ये वर्टिकल है वो है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए। फिर वर्चुअल लैब्स यहाँ से आपको मिल जाएंगी, वोकेशनल एजुकेशन का कंटेंट हमें मिल जाएगा। ये सारे एरियाज एनईपी में इंपॉर्टेंट एरियाज के रूप में रिफ्लेक्ट किए गए हैं। वर्चुअल लैब हो, निपुण भारत हो। फिर इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल था, ये निपुण भारत है, जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का कंटेंट यहाँ पर है। फिर ये इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए है। निपुण भारत वाला एक बार क्लिक करके प्ले कर दें। निपुण भारत के अगर हम देखें तो एक्सप्लोर कंटेंट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो इसमें 3 डेवलपमेंटल गोल हैं। एक भाषा से संबंधित है, एक ईवीएस और मैथ से संबंधित है, और एक हेल्थ एंड वेलबींग से संबंधित है। और इनसे अलाइंड लर्निंग आउटकम्स है और आउटकम से अलाइंड कंटेंट है। तो इसमें बहुत वेल ऑर्गेनाइज कंटेंट निपुण भारत के लिए हमें मिल जाएगा। बस यही तक। इसके बाद हम लास्ट में एक छोटी सी इजिप्शियन फिल्म देख के सेशन क्लोज करते हैं।
القصة. يلا يا ابني القطر هيمشي. तो सत्र के दौरान हमने फैक्चुअल, कॉन्सेप्चुअल, प्रोसीजरल नॉलेज की बात की थी, बट नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाकॉग्निटिव नॉलेज। तो इसमें आपने देखा होगा कि ये खास विशेषता इस छोटी फिल्म की, जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला है स्मॉल शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में, इसमें डायलॉग नहीं है, बस 2 फ्रेजेस यूज किए गए हैं कि जल्दी करो ट्रेन आ गई है। वही सेंटेंस 2 बार रिपीट किया गया है, इसके अलावा इसमें कोई डायलॉग नहीं है। लेकिन क्या आप कह सकते हैं इट इज नॉट कम्युनिकेटिंग एनीथिंग, इससे कोई संप्रेषण नहीं हुआ है? अगर हम यहाँ चर्चा करने लगे कि इस फिल्म में से हमें क्या संदेश मिलते हैं, तो शायद 1 घंटा और हमें लग जाएगा ये चर्चा करने में कि इससे क्या क्या संदेश मिलते हैं। तो कोई डायलॉग नहीं है, लेकिन ये वॉल्यूम्स में बात करती है फिल्म, और यही विशेषता है, यही पावर है डिजिटल कंटेंट का प्रयोग करने की, कि कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा बात कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा संप्रेषण कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, और लर्निंग आउटकम का अटेनमेंट कर सकते हैं टू दी फुलेस्ट। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस सत्र की समाप्ति करते हैं, और आपका लंच का टाइम भी हो गया है। अभी मैं फिर से बता रही हूँ कि इसको लॉग आउट मत करिएगा, सेशन में से आप मिनिमाइज कर दीजिए, बस अपने आप को, अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए, और कैमरा ऑफ करके ऑडियो वीडियो ऑफ करके फिर आप लंच के लिए जा सकते हैं। ओवर टू डॉक्टर प्राची इफ शी वांट्स टू गिव सम इंस्ट्रक्शन, कितने बजे वापस आना है हमें अगले सेशन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद पेशेंटली सुनने के लिए। अब मैं अपने सारे कलीग्स को सौंपती हूँ इसके आगे से, वो आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। बीच बीच में मैं आपके सेशंस के दौरान देखती रहूंगी साइलेंटली, और एंड डे हम फिर से मिलेंगे लास्ट डे में। मेरे दोनों सेशंस हो चुके हैं, बट आई विल कीप माई सेल्फ विद यू ड्यूरिंग दीज 5 days.